नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो क्या पुरानी पेंशन चुनावी मुद्दा बन गई है? इसका जवाब है हां। चुनावी मुद्दा पूरी तरीके से इस पुरानी पेंशन को बना दिया गया है, जिसकी मांग सरकारी कर्मचारी देश भर में कर रहे हैं। और इसको लेकर अब सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती हुई, कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आ रही है। और इसका ताजा उदाहरण अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने हाल फिलहाल में इलेक्शन से पहले दिया है। क्या बयान था, इसके मायने क्या है, सारी चीजें आज समझेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। संजीव जी, अमित शाह जी के बयान को किस तरह से देखा जाए? वोटिंग से पहले, इलेक्शन का दौर चल रहा है 5 राज्यों में, उससे पहले जो उन्होंने बयान दिया वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि सरकार अब जो है इस मामले को लेकर ये जान चुकी है कि ये चुनावी मुद्दा है और इससे अगर भागेंगे तो फिर नतीजा वही होगा जो कर्नाटक में हुआ था या फिर जो हिमाचल में हुआ था। देखिए, एक वाकया पिछले दिनों किसी ने बताया कि जब काउंटिंग हो रही थी, हिमाचल के चुनाव हुए थे, तो उसमें पाया ये गया कि पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं वो सबसे पहले काउंट होते हैं। पोस्टल बैलेट्स काउंट जो हुए तो उसमें जो वोटर्स थे पोस्टल बैलेट के, और आप जानते हैं कि उसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी वोटर होते हैं, उसमें फौज वाले होते हैं, उसमें जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं वो होते हैं, और जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं वो होते हैं। तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या होती है जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करती है। तो पाया ये गया कि पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़े। यूं ही पड़े वोट, पर पोस्टल बैलेट तो सबसे पहले काउंट हुआ और उसमें ही ज्यादा वोट पड़ गए थे। एक दूसरा वाकया पता चला गुजरात से। गुजरात में 55% वोट के आसपास भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गई। पहली दफा 50% पार हो गया। और कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब रही, 27-26% वोट, क्योंकि ज्यादा वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी ने भी काटा, 13% के आसपास। फिर भी दोनों मिला के भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे। लेकिन वहां भी जो पोस्टल बैलेट्स थे, जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हुई, तो पाया गया कि 55% वोट पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस को आए थे और 39% वोट ही भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट्स के आए थे। थोड़े वोट होते हैं, लेकिन उनका अगर प्रतिशत निकाला गया तो पाया ये गया कि जो कर्मचारी वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है, नाराज हो गया है। और वो जब भी वोट कर रहा है, पोस्टल बैलेट तो एक उदाहरण है, बाकी के लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो लाइनों में लगकर वोट दे रहे हैं, पर वो वोट किसको दे रहे हैं ये मूलतः पता लगने लगा पोस्टल बैलेट्स के जरिए, जिसमें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को कम वोट दिखाई पड़ने लगे और कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने लगा। कांग्रेस वो पार्टी, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कहती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना जो है उसे फिर से लागू करेंगे, और विभिन्न राज्य सरकार जहां पर वो है वहां उसने इसे लागू करने का फैसला भी सुना दिया है। अब इस आलोक में आप देखिए कि इस बार के जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें राजस्थान का मतदान होना है, और मतदान से पहले यूं समझ लीजिए कि आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गृहमंत्री अमित शाह ने की जयपुर में गुरुवार को, उसमें यह सवाल आया, सामने रखा गया उनके कि भाई आप ओपीएस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि ओपीएस को लागू करने को लेकर के यहाँ के कर्मचारी आंदोलन रत हैं या आंदोलन में भाग लेते रहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हमने ओपीएस पर कमेटी बना दी है और जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। उन्होंने मना नहीं किया,
उन्होंने मना नहीं किया। और हिमांशु, आप जानते हैं ये कमिटी ओपीएस पर नहीं है, ये तो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस पर है। हाँ। जो मौजूदा स्कीम है, बिल्कुल। और उस स्कीम में क्या और बढ़ोतरी की जा सकती है उस पर है। लेकिन अमित शाह, संभव है कि दबाव रहा हो, संभव है कि उम्मीदें लोगों की हैं, चुनावी गणित बड़ा ही कांटे का टक्कर है अभी राजस्थान में। देखिए उन्होंने क्या कहा। या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस बात की बार बार ताकीद कर रही हो केंद्र नेतृत्व से कि साहब ओपीएस जो है वो फंसा रहा है। हो सकता है इसी वास्ते गृह मंत्री ने ये बात कही हो। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी बनी है, अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी में काम चल रहा है, जैसे ही वो ओपीएस पर अपनी राय देती है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। वो ओपीएस पर बोल गए, और ओपीएस के बारे में जो पार्लियामेंट में लिया गया था स्टैंड कि साहब नहीं, ओपीएस हम नहीं मानेंगे, हम एनपीएस के पैरोकार हैं, वो स्टैंड नहीं लिया अमित शाह ने। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और उनके लिए खुशखबरी है जो लोग एनपीएस में आते हैं और ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि देखिए अब ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सोच विचार में पड़ गई है। लेकिन ये शब्दों का फेर भी तो हो सकता है। ये वही अमित शाह जी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे कि बात को जुमला करार देते हैं। ये वही अमित शाह जी हैं जो तमाम मुद्दों को लेकर मंच से कहते तो हैं, लेकिन अमली जामा उसको पहनाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत सारी सरकारों में ऐसा होता है, कुछ चीजें चुनाव में बोल दी जाती हैं। तो क्या ये ओपीएस बोल देना क्या यूं ही है, या फिर कुछ और बात है इसके पीछे नजर आ रही? चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लूं आपकी बात कि ये यूं ही है, पर बोलना पड़ा। और इससे अगर इतर कुछ बात होती है, वादा खिलाफी होती है, तो ये आखिरी चुनाव भी नहीं है। नहीं, तो दिक्कत यहां पे यही है ना कि कांग्रेस पार्टी कह रही हम आएंगे तो हम ओपीएस लेके आएंगे। ये कह रहे हैं कि हम उसको लेकर कमेटी बनाई है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे काम करेंगे। और उसमें भी कर्मचारी वर्ग, जो मैं डॉक्यूमेंट आज इसीलिए लेके आया हूं, कर्मचारी वर्ग ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट कि इसमें ओपीएस का नाम ही नहीं है कहीं पर। आप एनपीएस का ही हर जगह पर जिक्र है, और एनपीएस में आप क्या संशोधन कर सकते हैं या फिर क्या उसको लेकर हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं आप। क्योंकि वो ऐसा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। सरकारी कर्मचारी यूं ही कोई नहीं बन जाता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो वो पढ़ा लिखा वर्ग ये बात समझ रहा है कि कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश तो हो रही है। लेकिन क्या अगर मोदी सरकार इलेक्शन से पहले इसको लेकर स्टैंड अपना क्लियर नहीं करती है, ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देकर कुछ इस पे फैसला नहीं लेती है, तो क्या कांग्रेस को सीधे सीधे फायदा इस जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है उससे नहीं होने जा रहा? देखिए, काट की हारी दोबारा नहीं चढ़ती है। पिछले 4 महीनों की बात हम आपको बताएं तो रामलीला मैदान दिल्ली में जो है, उसे एक बार भी भर देना बहुत मुश्किल माना जाता है। बिल्कुल। किसी एक नेता या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए रामलीला मैदान को भर देना बहुत आसान नहीं होता है। और इस एक मुद्दे पर पिछले 4 महीनों में 3 बार कर्मचारियों ने रामलीला मैदान खचाखच भर दिया है। अगस्त में 10 अगस्त को रैली हुई थी ओपीएस समर्थकों की, फिर अक्टूबर में, और फिर 3 नवंबर को। और इतनी संख्या में एम्प्लॉइज आए। मीडिया ने कवर किया नहीं किया वो अलग विषय हो सकता है, पर वो भारी तादाद स्वतः स्फूर्त, विदाउट बीइंग कॉल्ड, किसी के न्योते का इंतजार उन्होंने नहीं किया, बस सारे फेडरेशंस उनके आह्वान पर ही चले आए, अपने खर्चे से आए और उन्होंने आंदोलन को अंजाम दिया। तो ये सरकार जो कि 10 सालों से चल रही है, वो इस बात को बखूबी समझती है कि कोई इतना बड़ा मुद्दा अगर हो रहा है तो उसे नजरअंदाज कर देना चुनावी तौर पर सही
नहीं है। ऐसे में जबकि वो भी बखूबी जानती है कि सिर्फ केंद्र सरकार में 50 लाख कर्मचारी हैं। 50 लाख केंद्र सरकार में ही कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार के पेंशनर्स ही अकेले 61 लाख हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पेंशनर्स भी तो कर्मचारी की ही तरफ होंगे, क्योंकि अगर पेंशन खत्म होता है या पेंशन पर अगर लगाम लगने लग जाता है तो फिर जो एग्जिस्टिंग पेंशनर है उसे भी डर लगता है कि कहीं हमारी सुविधा भी कल तो नहीं काटने लग जाएंगे। अभी साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस मिलता है महंगाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन सब चीजों पर कहीं कल कुठाराघात तो नहीं हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है, केवल केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हैं वही 1,11,00,000 है। और उनसे तो जुड़ा हुआ परिवार, अब उनसे जुड़े हुए परिवारों को आप देख लीजिए, जो बहुधा भारत देश है, यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति की तरह 15-16 साल में लोग घर से बाहर तो निकल नहीं जाते हैं। सही बात। वो पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, पिता पे आश्रित होते हैं, पिता उन्हें पैसे भेजते हैं अगर लड़का बाहर जाता है, अगर साथ रहता है तो उनकी कॉपी किताब परीक्षा के फॉर्म के पैसे सारे पिता देता है, और तब जाकर के वो जिस दिन कैपेबल होते हैं तो अपने हिस्से की वो जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि इन करोड़ों एम्प्लॉइज के साथ उनके करोड़ों परिवार वाले भी हैं। और हमारा देश 22-23 करोड़ में, भले ही हम 140 करोड़ के देश हों, 22-23 करोड़ में यहाँ पर मेजॉरिटी मिल जाती है सरकार की। पिछली बार सरकार बनी है 23 करोड़ पर। तो क्या कोई रिस्क ले सकता है? मुझे लगता है कि ये बात केंद्र सरकार के दिमाग में आ गई है। पर हिमांशु, दूसरा पक्ष भी है, और उसमें सरकार जब दलीलें देती है तो लोगों को ये लगता है कि ये हमें मना करने के लिए दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जो हमारे संसाधन है आज की तारीख में, 18% उस संसाधन का पेंशन पे जा रहा है, 18%, और मात्र 3% जो है वो सैलरीज में जा रहा है। हमारे संसाधनों का 18% पेंशन में जा रहा है, मात्र 3% सैलरीज में जा रहा है। वो जो 18% है वो मात्र 3% जनता के लिए जा रहा है, जबकि जो 97% जनता है उसे बचे हुए उस 82% ऑफ संसाधन से काम चलाना पड़ेगा। 97% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो आप ये समझिए कि ये लॉजिक जब दी जाती है कि भाई आर्थिक रूप से ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, तो फिस्कल प्रूडेंस की तरफ लोगों का निगाह जाता है। फिर लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई इतनी रेवड़ियां बढ़ती हैं, मोबाइल फोन तक दे दिए जाते हैं, और पता नहीं इस देश में क्या नहीं बटा है। लैपटॉप बट रहे हैं, स्कूटी बट रही है, फोन बट रहे हैं, कलर टीवी तक दिए जाते हैं, कलर टीवी दिए जाते हैं, कहीं कहीं तो सोना दिया जा रहा है। चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस ने सोना ही प्रॉमिस कर दिया है। मकान बना बनाकर करोड़ों लोगों को दिए जाने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के इतर और भी मकान देंगे हम। तो जब इतने बड़े बड़े वादे केंद्र और राज्य की सरकारें कर सकती हैं, तो क्या वो ये आर्थिक बर्डन नहीं ले सकती हैं? ये बड़ा वाजिब प्रश्न है। ये इसलिए भी वाजिब है क्योंकि हमारे ही देश में बहुत से कॉर्पोरेट होते हैं जो अपनी देनदारियां जो है बैंकों को नहीं दे पाते हैं, और उन्हें सहूलियतें दी जाती हैं कि अच्छा चलो इतना नहीं दे पा रहे हो तो इतना तो दो। ये सहूलियतें जिसको हेयर कट बोला जाता है वो तो आप देते हैं ना। तो अपने लोग वो मांग रहे हैं, क्या उनको नहीं दे और ये सरकार के ही तो अंग हैं। मतलब एक शरीर अगर समझिए तो एक सरकारी जो कर्मचारी हैं वो काम तो सरकार का ही कर रहे हैं ना, और 60 साल तक काम करने के बाद उनको आप ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे ना। आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि वो रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो जाएं, वो काम के एबल ना रहें,
क्योंकि उन्होंने 30 साल 35 साल की नौकरी की है, अपना योगदान दिया है, तो उनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे? उनके लिए क्या वो छोटी मोटी पेंशन जिसके सहारे वो नमक रोटी भी ना खा पाए, वो आप उनको देकर कैसे चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में खड़े रहें? पर ये तमाम जो लॉजिक आपने दिया, ये तमाम लॉजिक का असर हुआ नहीं सरकार पे, चाहे वो कांग्रेस की रही या भारतीय जनता पार्टी की रही। क्योंकि अबॉलिश करने वाली कांग्रेस और उस फैसले को आगे बढ़ाने वाली बीजेपी की सरकार, इसका असर नहीं हुआ कि भाई कोई 35 वर्षों तक आपके यहाँ काम करता है। लेकिन अब असर दिख रहा है। अब देखिए, जब चुनावी जरूरतें पड़ती हैं तो उसके बाद कैसे मिजाज बदलने लग जाते हैं। यही कांग्रेस 2006 में उसके पास बहुत सी दलीलें थी। 2004 में ये लाया गया था अटल जी की सरकार में, लागू किया मनमोहन सिंह ने, और उसके बाद बहुत सी लॉजिक दी गई कि फाइनेंशियली दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रूडेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आपने ये सब बोल करके खत्म किया। आज वही कांग्रेस पार्टी, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 दशक भी नहीं बीते हैं, वही कांग्रेस पार्टी अपने हर उस सरकार में जहां जहां वो सत्ता में है ओपीएस लागू कर रही है। चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वो मध्य प्रदेश में उन्होंने कह रखा है। वो उनको देख करके आम आदमी पार्टी वाले भी, उन्होंने भी अपने राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, और जो सहयोगी दल हैं जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस वहां सरकार साथ में चला रही है, वहां भी ओपीएस हो गया है। तो ये जो चुनावी जरूरतें होती है ना, ये बहुत करीने से तय कर देती हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान में गृह मंत्री के द्वारा बोला गया है, वो दरअसल एक संकेत है कि आने वाले समय में बहुत गंभीरता से इस विषय पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सोच रही है। क्योंकि अगर न सोचा गया तो भारी नुकसान हो सकता है। इसका शक सत्ता पक्ष को होने लग गया है। अब देखिए, कुछ चीज होती है तो उसका असर होते होते समय लगता है। अब शायद इतना जागरूकता लोगों के बीच में है, जो सरकारी कर्मचारी उनके बीच में है, जो नई जनरेशन आ रही है, उसको ये लग रहा है हम सरकारी नौकरी तो पा जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो हमारे जिनको उन्होंने देखा होगा अपनी फैमिली में या फिर अपने पड़ोस में, वो तो पेंशन पा रहे हैं, उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन वो सरकारी नौकरी में होकर भी 60 साल के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होंगे, किसी पर आश्रित होने को मजबूर हो जाएंगे। ये शायद उन्हें समझ आने लगा है, इसलिए ये विरोध और बढ़ गया है। और चुनावी तौर पर क्योंकि सरकारों को मजबूर किया जाता है, इसलिए भी है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि संघ भी, मजदूर संघ जो है आरएसएस का, भारतीय मजदूर संघ, वो भी अब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और कह रहा है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कीजिए। तो सरकार भी समझ तो रही है, और जब अपने भी साथ नहीं खड़े हैं तो फिर तो मजबूरी और भी बड़ी हो जाती है। ये जो 2 दिन पहले प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पर, इसको लेकर क्या समझा जाए? देखिए, जो दिखता है राजनीति में कई दफा वो होता नहीं है। एक प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, बात बुधवार की है। प्रदर्शन करने वाले वो थे जिनकी सरकार है, भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बॉडी है, जीईएनसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन, उसका प्रदर्शन था। उसकी एफिलिएशन है बीएमएस से, भारतीय मजदूर संघ से। भारतीय मजदूर संघ जो है वो आरएसएस की अनुषांगिक इकाई है। यानी कि सरकार के पक्ष वाले ही सरकार को आंदोलन करके बता रहे हैं कि साहब जो एनपीएस है वो सही नहीं है, और इसमें गारंटीड पेंशन होना जरूरी है, विच इज लिंक्ड टू डियरनेस। महंगाई से जुड़ा हुआ एक पेंशन हमें चाहिए, तो वो तो ओपीएस ही है। उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर उन्हें शाम को वित्त मंत्री से मिलने का अवसर भी मिला। वो वहां गए, उन्होंने मेमोरेंडम दिया है और मांग की है कि भाई ओपीएस जैसी चीज आप बहाल करिए। वो नहीं कह रहे हैं कि ओपीएस ले आइए, वो कह रहे हैं एनपीएस जो है इसमें ऐसे बदलाव करिए, कुछ ऐसा कीजिए कि ये ओपीएस जैसा हो जाए। हालांकि उनका जो पोस्टर लगा था उस पर बड़ा बड़ा लिखा था, एनपीएस हटाओ ओपीएस लाओ। अब वो तो मैंने पढ़ा, जाहिर है लिख ही देते हैं, पर उन्होंने बड़ी बारीकी से
कैसे आखिर स्वीकार करें। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूं, और ऐसा हुआ भी है, इसीलिए कह रहा हूं कि जब सरकार अपने फैसले लेने लग जाती है तो अपने ही लोगों से प्रोटेस्ट भी करा लेती है। हाँ, और उसके बाद वो कहती है कि अब जबकि सब लोग चाह रहे हैं तो, और बाद में जमीन पर उतर कर के उनके लोग कहते हैं कि हमने भी तो प्रोटेस्ट किया था। मुझे याद है यूपीए के काल में जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, मान लीजिए 4 रुपए बढ़ गए, तो उसके बाद खबर आती थी कि मनमोहन सिंह सरकार के इस फैसले से सोनिया जी नाराज। बड़े गजब की बात होती थी। और जब ये खबर चल जाती थी नाराज, अगले ही सुबह उसमें से 1.5 रुपए कम हो जाते थे। तो खुद ही जो है वो नाराजगी भी हो जाती है। अब यहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ ओपीएस के पक्ष में होने वाला है क्या? ये दिमाग में बड़ा स्वाभाविक है आ जाना। और ऐसे में जबकि वो एक चुनावी सवाल बनकर सामने आ गया है। देखिए, पेंशन का और चुनाव का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हमने जितनी भी बहस की है इन दोनों इश्यूज के दरमियान ही की है। एक तरफ पेंशन और दूसरी तरफ चुनाव। नहीं, अब इस देश का वैसा ही मूड हो गया है कि कुछ भी अगर आपको करवाना है तो चुनाव के इर्द गिर्द करवाइए। अगर राज्य में करवाना है तो राज्य के इलेक्शन, केंद्र की मोदी सरकार से कुछ करवाना है तो इंतजार कीजिए लोकसभा चुनाव कब आएंगे, तब आप जो है उन पर सवाल खड़े करेंगे। तो ओपीएस का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसी वास्ते अब जो एम्प्लॉइज फेडरेशन है उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने का सोचा है। वो 26 नवंबर का दिन आने वाला है, तो एक बड़ी सभा दिल्ली में प्लान की जा रही है। उसके अलावा इसको और शार्प किया जा रहा है अपने अपने जगहों पर, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तरफ कदम बढ़ रहे हैं लोगों के। तो इतना ज्यादा बड़ा बनाओ इस आंदोलन को कि सरकार दे दे हमें। और सरकार ने भी, आप ये देखिए कि संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि कुछ ना कुछ तो बदलाव है। आखिर वो अप्रैल में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? लेकिन बदलाव अपनी जगह है, लेकिन अब देखिए, एक तरफ खाना रखा हुआ है प्लेट में, एक तरफ कहा जा रहा है हाँ हम इसमें खाना रखेंगे, तो दोनों में बड़ा फर्क है। कांग्रेस कह रही है हम बिल्कुल देने के लिए तैयार है, हमारी सरकार बनाई है। कई राज्यों में उन्होंने करके भी दिखाया। अब इससे इसका इफेक्ट ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोदी सरकार को वो काम करना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी बन गई। और अगर नहीं करेंगे तो फिर सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, ओपीएस को लेकर क्या आगे रणनीति बनाई जा रही है, क्या आगे हो सकता है? हमें कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।